तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस पेपर 3 जो आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिलकर बनता है, जिसमें से आपका ज्योग्राफी जो है वो आपका 4 सेक्शन में है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज और ह्यूमन ज्योग्राफी, और चौथा सेक्शन जो है वो आपका झारखंड ज्योग्राफी है। तो इसमें जो ग्रुप ए है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, उस फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और आपका ओशिनोग्राफी दिया हुआ है, जिसमें से आपका जियोमॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इस सिद्धांत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो है वो क्लास नंबर पहला ये आज है। इसके बाद एक और क्लास आएगा और फिर जो है वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये आपका 1912 में दिया गया था। और किन के द्वारा दिया गया था? तो वो अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन भूगर्भ शास्त्री है। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बताया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सन 1912 ईस्वी में एक जर्मन भूगर्भ शास्त्री के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। और ये जो अल्फ्रेड वेगनर साहब है, इनके द्वारा अपने जो प्रसिद्ध बुक है जिनका नाम है महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति, तो इनका बुक का नाम है महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति। इसी बुक में सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो है वो इंट्रोड्यूस कर किए थे यहीं पर 1912 में अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर भूगर्भ शास्त्री के अलावा एक अच्छे भौतिक विज्ञानी भी थे। ये जीव विज्ञानी भी थे, वनस्पति विज्ञानी भी थे और आपका जलवायु वैज्ञानिक भी थे। इसके अलावा ये मौसम वैज्ञानिक भी थे, भूभौतिकी विज्ञानी भी थे, यानी कि ये एक चीज़ नहीं थे। तो अल्फ्रेड वेगनर जो है वो आपका भूगर्भ शास्त्री भी थे, भौतिक वैज्ञानिक भी थे, जीव वैज्ञानिक भी थे, वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, जलवायु वैज्ञानिक भी थे और मौसम वैज्ञानिक भी थे और भूभौतिकी वैज्ञानिक भी थे, यानी कि जियो फिजिक्स। ये सभी आपके अल्फ्रेड वेगनर साहब थे। बताया जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति और उसके वर्तमान स्थिति का व्याख्या करना था। तो ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसका एक ही उद्देश्य है कि महासागरों का और जो महाद्वीप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और वर्तमान में ये जो महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति है इसका व्याख्या करना है। ठीक है, इसके आगे देखिए, अर्थात संपूर्ण विश्व का वर्तमान स्वरूप रूपरेखा ऐसा क्यों है, इसी का वर्णन करना है। तो बताया जाता है कि ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसका एक पर्पस है, एक ही पर्पस है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है और वर्तमान स्थिति जो है इसका वो व्याख्या करना है। साथ ही साथ संपूर्ण विश्व का जो वर्तमान में स्वरूप है और उसका रूपरेखा ऐसा ही क्यों हुआ है इसका ये वर्णन करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है इसका एक और शाब्दिक अर्थ है कि महाद्वीप का एक दूसरे के सापेक्ष में गति है। वैज्ञानिक के अनुसार भूगर्भिक भूतकाल में महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया या फिर सुपर महाद्वीप कहा जा रहा है। तो सिंपल समझ लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन का जो शाब्दिक अर्थ है कि महाद्वीप जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष में गति कर रहे हैं। तो महाद्वीप जो है वो एक दूसरे के रिलेटिवली एक दूसरे के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और वेगनर के अनुसार बताया जाता है कि भूगर्भिक भूतकाल में, यानी कि आज से बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले, सभी महाद्वीप जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया या फिर सुपर महाद्वीप कहा जा रहा है। पेंजिया या फिर सुपर महाद्वीप जिसे कहा जा रहा है। ठीक है, जो चारों ओर एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसको हम लोग पैंथालासा या फिर सुपर महासागर कहते हैं। तो वेगनर साहब के अनुसार बोला जाता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन का अर्थ ये है कि महाद्वीप जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष में गति कर रहे हैं। और वेगनर साहब के अनुसार भूगर्भिक भूतकाल में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया या फिर सुपर महाद्वीप कहा जा रहा है, और उसके चारों ओर एक बृहत महासागर था, जिसे पैंथालासा या फिर सुपर महासागर कहा जा रहा है। फिर बोला जाता है कि किंतु कार्बोनीफेरस काल कब है? तो 36 करोड़ साल से लेके 27 करोड़ वर्ष पहले की बात है। 36 करोड़ से लेके 27 करोड़ वर्ष पहले की बात है कार्बोनीफेरस काल में। जो आपका पेंजिया है, इस पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन प्रारंभ हो गया। तो कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ और बाद के वर्षों में पेंजिया जो है वो अनेक भागों में टूटकर एक दूसरे से विस्थापित हुआ। तो बताया जाता है कि कार्बोनीफेरस काल में आज से 36 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 27 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच में
पेंजिया का विखंडन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि बाद के वर्षों में पेंजिया जो है वो अनेक भागों में टूटकर एक दूसरे से दूर विस्थापित हो गया, जिसके फलस्वरूप महाद्वीपों एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो अभी महासागर और महाद्वीपों का जो अभी वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रहा है, ये इसका जो है वो निर्माण होता है। ये जो अभी जितना पॉइंट बताए हैं ये सभी आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है, किसका, कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी का। तो जब भी आप कोई भी आंसर लिखिएगा मेंस में, तो यहाँ तक जो है वो आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। फिर इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पे आप आगे लिखिएगा, लेकिन यहाँ तक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आप जो है वो इंट्रोडक्शन में यहाँ तक बात कर लीजिएगा। इसको एक एग्जांपल के लिए समझिए आप एक चीज़ और, क्या है क्या नहीं है, सो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग आगे की स्थिति बता देंगे आपको हम। ये मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी में ये पूरा क्या है, महाद्वीप है, ये महाद्वीप है। और ये जब महाद्वीप है तो इसके यहाँ पे जो ये सभी जो है ये वाला भाग इसके क्या है, महासागर है। इसको जो है वो आपका पिंजे या फिर सुपर महाद्वीप कहा जा रहा है, और इसको जो है वो आपका पेंथालासा या फिर जो है वो आपका सुपर महासागर कहा जा रहा है। ये जो आपका पेंजिया था, पेंजिया का दो भाग था, ऊपर वाले भाग को जो है वो आपका अंगारा लैंड और नीचे, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को जो है वो आपका गोंडवाना लैंड कहा जाता था। फिर बाद में क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस काल में ये टूट गया, और ये जब टूटा तो वो कुछ इस प्रकार से आया, देख लीजिए कैसा है। सो जब ये टूटा तो ये ऐसा वर्तमान स्थिति में हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या है क्या नहीं, सो देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि ये कुछ पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका बना, यहाँ पे आपका कुछ साउथ अमेरिका बन गया, यहाँ पे आपका ये अफ्रीका बन गया, यहाँ पे आपका ये यूरेशिया बन गया, एशिया और यूरोप, यहाँ पे आपका जो है वो प्रायद्वीपीय जो है वो पठार बन गया, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे जो है वो आपका अंटार्कटिका है। फिर बताया जाता है कि यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में जो है वो आपका 33 सी बहा करता था, इस वाले रीजन में 33 सी था, ठीक है। फिर ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे 33 सी जहाँ पे था वहाँ पे ये आपका वहाँ ये बन गया, क्या बोलते हैं, ये हिमालय पर्वत बन गया टकराने के बाद। फिर देख लीजिए यहाँ पे आपका मेडागास्कर था यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो था यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, ठीक ना। और ये जो गैप था वो रीजन अफेक्टेड बाय लेट पैलियोजोइक ग्लेशिएशन, तो ग्लेशिएशन यहाँ तक याद रख लीजिएगा। इस बीच वाले भाग को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रिमेन, ठीक ना। और पूरा आपके बाकी बात तो पूरा महाद्वीप था ही। तो ये इस तरह से कुछ हुआ, इसको हम लोग फिर से देखेंगे आगे चल के। ये सभी का जो है मैप आपको बताते हुए चलना है, क्योंकि मैप से ही आपका ज्योग्राफी का आंसर खिलता है। आगे देख लीजिए, वैगनर साहब का मानना था कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो आपका 3 परतों से हुआ है, जिसे सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है। तो वैगनर मानते थे, वैगनर साहब, कि जो पृथ्वी का निर्माण है वो आपका 3 परतों से हुआ है, सियाल, सीमा और निफे से। महाद्वीपों का निर्माण जो है वो आपका सियाल से हुआ है, जो कि सापेक्षिक रूप से हल्की होती है। और जो महासागर है, महासागरों का जो निर्माण है वो आपका सीमा से हुआ है, जो कि सापेक्षिक रूप से क्या है, भारी है। एक को हम लोग बेसाल्टिक कहते हैं, एक को हम लोग ग्रेनाइटिक चट्टान कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेनाइट से बना है, ये आपका बेसाल्ट से बना है। तो जो बेसाल्ट से बना है वो भारी होगा, और जो ग्रेनाइट से बना है वो सापेक्षिक रूप से हल्का होगा। अब देख लीजिए वैगनर की मान्यताएं भी कुछ देखते हैं, एजम्पशन। तो बताया जाता है कि महाद्वीपों का निर्माण सियाल से हुआ है, जो सापेक्षिक रूप से हल्का होता है। तो जो भी महाद्वीप है इसका निर्माण सियाल से हुआ, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, जो कि सापेक्षिक रूप से क्या होती है, हल्की होती है। तो महाद्वीपों या फिर महाद्वीपों का जो भूपरपट्टी है यानी कि क्रस्ट है, इसका निर्माण सियाल से हुआ है। बताया जाता है कि सियाल निर्मित महाद्वीप तरल सीमा के ऊपर बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित या फिर तैर रहा है। तो जो आपका सियाल निर्मित जो भी महाद्वीप है वो आपका सीमा जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो वो आपका तरल सीमा मतलब आपका जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम। तो तरल जो सीमा है, लिक्विड जो आपका सीमा है, इसके ऊपर सियाल से बना हुआ जो महाद्वीप है, यहाँ पे महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये बिना किसी प्रतिरोध के क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है या फिर तैर रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर देख लीजिए,
प्रमाणों के आधार पर वेगनर साहब का मानना था कि कार्बोनीफेरस काल के पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। तो अलग अलग परिमाण मिले हैं, तो उन परिमाणों के आधार पर वेगनर साहब का मानना था कि कार्बोनीफेरस काल से पहले जो सभी महाद्वीप है आपस में जुड़े हुए थे, और जिसे वेगनर ने क्या कहा था, पेंजिया कहा था। और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसको वेगनर जो है वो पैंथालासा या फिर सुपर महासागर कहते हैं। लेकिन कार्बोनीफेरस काल में ये जो है वो ब्रेक हो जाता है। कार्बोनीफेरस काल जो है वो आज से 36 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 36 करोड़ वर्ष से 27 करोड़ वर्ष पहले की बात की जा रही है। फिर आगे देख लीजिए, दो ठो कॉन्सेप्ट आता है आपका, एक है ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया और एक है ओपनिंग ऑफ पेंजिया। तो जो आपका ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया जो यानी कि पेंजिया का टूटना है, ये आपका वेगनर साहब से जो है वो संबंधित है, और ये जो है वो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है। किससे? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया। वहीं ओपनिंग ऑफ पेंजिया यानी कि पेंजिया का खुलना, ये जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। तो ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है, जबकि ओपनिंग ऑफ पेंजिया आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है। पेंजिया का खुलना, एग्जाम्पल के लिए इंडिया और यूरेशिया के बीच में 33C था, तो 33C के मिड में 33C का बंद होना। तो ओपनिंग जब हुआ तो 33C जो था, जैसे कि ये आपका यूरेशियन प्लेट है, यहाँ से इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर की ओर मूव किया, यहाँ पे 33C था, ये 33C हट गया क्योंकि आपस में ये दोनों मर्ज कर गया। तो 33C क्या हो गया, बंद हो गया, यानी कि क्लोज हो गया, यहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग ऑफ पेंजिया। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना, एक ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया और एक आपका ओपनिंग ऑफ पेंजिया, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना ही है। एक और बताया जा रहा है इसका एजम्पशन कि कार्बोनीफेरस काल के अंतिम चरण में पेंजिया का विखंडन वो जो है वो प्रारंभ हुआ। तो कार्बोनीफेरस काल के अंतिम चरण में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ, और जुरैसिक काल में पेंजिया जो है वो आपका दो भागों में विखंडित हो गया। तो कार्बोनीफेरस काल में पेंजिया का जो है वो विखंडन स्टार्ट हुआ, और जुरैसिक काल में जो है पेंजिया वो आपका दो भागों में बट गया। जुरैसिक काल की बात करें तो आज से 24 से लेके 20 करोड़ साल पहले की बात की जा रही है। तो बताया जाता है कि यहाँ पे पेंजिया जो है वो आपका दो भागों में विखंडित हो गया, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया का टूटना, ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है, प्लेट टेक्टोनिक से। और ओपनिंग ऑफ पेंजिया यानी कि जो है वो आपका सभी महाद्वीप जो है एक दूसरे से दूर जा रहे, गति कर रहे हैं, वो ओपनिंग हो रहा है, वो खुल रहे हैं, तो उसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक से जोड़ते हैं। फिर बताया जाता है कि पेंजिया के उत्तरी भाग को जो है वेगनर ने अंगारा लैंड का नाम दिया, और पेंजिया के दक्षिणी भाग को वेगनर साहब ने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए, जिसे महाद्वीप विस्थापन का जो है वो द्वितीय चरण कहा जाता है। पहला चरण में आपका क्या हुआ, पहला चरण में जो है वो आपका पहला चरण में सभी जो है महाद्वीप एक थे, जिसको पेंजिया कहा जा रहा है। दूसरे चरण में क्या हुआ कि कार्बोनीफेरस काल के अंतिम में और जुरैसिक काल में तो लगभग ये पूरा दो भागों में बट गया। ये दूसरा चरण था, पहला चरण में टूट रहा है, दूसरा चरण में टूट के पूरे अलग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा थोड़ा सुन लीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका अंगारा लैंड है, एक तरह से मान लीजिए आपका अंगारा लैंड है, और ये आपका गोंडवाना लैंड है, और बीच में जो है वो आपका 33C था। ठीक है ना, ये जान लीजिए। फिर क्या था, शुरू में तो सब एक ही था, पेंजिया था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है, और पैंथालासा को सुपर ओशियन या फिर सुपर महासागर कहा जा रहा है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर बना था जिसको हम लोग बोलते हैं जो है वो आपका 33 सागर, जो कि आपका फिर समाप्त हुआ आगे चल के, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेंजिया के विखंडन के कारण अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य में एक संकरा अंतर्देशीय मतलब कि इनलैंड लंबा छिछला सागर यानी कि सैलो सी का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग 33 सागर कहते हैं। क्या बोले कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में आपका दोनों के मध्य में क्या हुआ, संकरा अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड लंबा और छिछला सागर का निर्माण हुआ। और ये जो छिछला सागर था यानी कि जो सैलो सी था, इसी को आपका जो है वो 33 सागर नाम दिया गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो पेंजिया के विखंडन के कारण अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य में एक संकरा अंतर्देशीय लंबा छिछला सागर का निर्माण हुआ, जिसे 33 सागर कहा
जाता है। आगे देख लीजिए, क्रिटेशियस काल में अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड पुनः अन्य भागों में विभाजित हुआ। फिर जो आपका पहले तो कार्बोनीफेरस काल में आया, कार्बोनीफेरस काल में टूटा, फिर जुरासिक काल में 2 भागों में टूट गया। फिर हम लोग देखें कि आपका ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। फिर पेंजिया का जब विखंडन हुआ यानी कि ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया हुआ, तब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आपका एक अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड लंबा चिचला सागर सैलो सी बना, जिसको हम लोग 33 सी कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में जो है वो अंगारा लैंड जो है वो फिर से और गोंडवाना लैंड ये भी फिर से अलग अलग अन्य भागों में विभाजित हो गया। अभी बताया गया था ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड फिर छोटे छोटे भागों में टूटा। तो आपका अंगारा लैंड से साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड ये सब दिखते हैं वो सब बना, आपका यूरेशिया बना, आपका यूरोप बना, ये सभी बना। और जो आपका गोंडवाना लैंड है इससे आपका साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अमेरिका, इससे आपका अफ्रीका पूरा और अंटार्कटिका आपका पूरा, ऑस्ट्रेलिया पूरा, फिर आपका जो है प्रायद्वीपीय बना, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुलर, ये सभी बना आपका। ठीक है, क्लियर। बताया जा रहा है कि क्रिटेशियस काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः अन्य भागों में विभाजित हुए, और अंगारा लैंड का विभाजन इससे आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया में विभाजित हुआ। और वहीं दूसरी ओर जो आपका गोंडवाना लैंड है ये आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अरब प्रायद्वीप, मेडागास्कर प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हुआ। यहाँ इसको हम एक एक करके याद नहीं करवाएंगे, बस इसका नाम ले रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा अपने स्तर पे ही। ठीक है, फिर देख लीजिए, वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस काल में दक्षिणी ध्रुव जो नेटाल है जो कि साउथ अफ्रीका के पास था, तो बोला जा रहा है कि कार्बोनीफेरस काल में, वेगनर साहब बोलते हैं कि कार्बोनीफेरस काल में जो आपका दक्षिणी ध्रुव नेटाल है वो आपका साउथ अफ्रीका के पास था, किंतु वर्तमान समय में ये अंटार्कटिका के पास में स्थित है, जिसे वेगनर ने ध्रुवों का विस्थापन यानी कि पोलर वॉन्डरिंग कहा है। तो देख लीजिए, ये बोलते हैं कि कार्बोनीफेरस काल में जो दक्षिणी ध्रुव नेटाल है, जिसको पहले साउथ अफ्रीका के पास देखा गया था, बाद में यह वर्तमान समय में अंटार्कटिका के पास स्थित है। तो बोला जाता है, वेगनर साहब बोलते हैं कि कार्बोनीफेरस काल में दक्षिणी ध्रुव जो है नेटाल बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वो जगह है, शहर है नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में। तो बोला जा रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि जो साउथ पोल है वो आपका साउथ अफ्रीका के पास था नेटाल में, लेकिन वर्तमान समय में ये अंटार्कटिका के पास चला गया है दक्षिणी ध्रुव, और इसको जो है वो वेगनर ध्रुवों का विस्थापन यानी कि पोलर वॉन्डरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका वेगनर साहब की मान्यताएं थी कि जो है वेगनर इसको बोला कि हाँ ये काम हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए इसके आगे की चर्चा क्या है। अब देख लीजिए, वेगनर साहब की बहुत सारा परिकल्पनाएं भी थी यानी कि हाइपोथेसिस बातें भी वो कहा था। तो पहला तो उसका हम लोग एजम्पशन यानी कि मान्यता देख लिए वेगनर साहब का। फिर वेगनर साहब की कई सारे परिकल्पनाएं थी वो मान लिया था, हाइपोथेटिकल बात माना था, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसको भी देखना जरूरी है। तो ये जो है वो आपका 2 तरह का हाइपोथेसिस की बात करता है। कौन? तो वेगनर साहब 2 तरह की परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस की बात करता है। पहला बोलता है कि आपका महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना या फिर ध्रुवीय स्थिरता की बात करता है, और दूसरा जो है वो आपका जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना की बात करता है। तो वेगनर साहब की परिकल्पनाएं थी 2 तरह का, एक है महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना और दूसरा है जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना। इसमें से वेगनर साहब केवल जो है वो जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना को ही प्रूव करने के लिए कई सारा सिद्धांत देता है। बाकी बात महाद्वीपीय स्थिरता की जो परिकल्पना है, जिसको हम लोग ध्रुवीय स्थिरता कहते हैं, इसको प्रूव करने के लिए कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत 2 परिकल्पनाओं पर आधारित है। पहला है महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना, जिसको ध्रुवीय स्थिरता कहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो है वो वेगनर कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। और दूसरा है जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना, और इसको प्रूव करने के लिए वेगनर कई सारा सिद्धांत देता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। वेगनर के अनुसार जलवायु कटिबंध एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या फिर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांशीय क्षेत्र में हस्तांतरित होते हैं। तो वेगनर साहब मानते थे कि जो आपका जलवायु कटिबंध है
वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या फिर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। जबकि महाद्वीपीय या फिर ध्रुव जो है वो अपने स्थान पर बने रहते हैं, और इसे वेगनर का महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना भी कहा जाता है। तो वेगनर की महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना यानी कि ध्रुवीय स्थिरता क्या है? तो बोला जाता है, वेगनर साहब बोलते हैं कि जो आपका जलवायु कटिबंध है वो आपका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या फिर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में ट्रांसफ़र या फिर हस्तांतरित होते रहता है। जबकि जो महाद्वीप है या फिर जो ध्रुव है वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। इसी को वेगनर साहब महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना कहते हैं। समझ में आया? अब आगे की बात करते हैं। तो बोला जा रहा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीप एवं ध्रुव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या फिर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में विस्थापित होते हैं, जबकि जलवायु कटिबंध अपने स्थान में बने रहते हैं, जिसे क्रमशः महाद्वीपीय विस्थापन एवं पोलर वेंडरिंग कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को वेगनर का जलवायु कटिबंध इस प्रक्रिया को वेगनर का जलवायु कटिबंध स्थिरता परिकल्पना भी कहा जा रहा है। क्या बोला है अभी देखिए, शुरू में बोला कि जलवायु कटिबंध एक स्थान से दूसरे स्थान में और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हस्तांतरित होते हैं, जबकि महाद्वीप और जो ध्रुव है वो अपने स्थान पर बने रहते हैं, जिसको वेगनर का जो है वो महाद्वीपीय स्थिरता का परिकल्पना कहा गया है। मतलब ये हाइपोथेटिकल बात कहा गया है वेगनर के साहब के द्वारा। और दूसरा बोला है कि वेगनर फिर बोला है कि महाद्वीप और जो ध्रुव है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित होते हैं। अब क्या बोल दिया कि महाद्वीप जो है वो और जो ध्रुव है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या फिर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जगह चेंज करते हैं। और जलवायु कटिबंध अपने स्थान में बने रहते हैं, जिसे क्रमशः महाद्वीपीय विस्थापन एवं पोलर वेंडरिंग कहा जाता है। तो ये फिर तो अपने ही गड़बड़ा गया ना। पहले बोले कि जलवायु परिवर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान पे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हस्तांतरित होंगे, लेकिन महाद्वीप और ध्रुव नहीं होंगे, जिसको वेगनर का महाद्वीपीय स्थिरता परिकल्पना कहा जा रहा है। फिर दूसरा में बोला जा रहा है कि वेगनर बोलता है कि महाद्वीप और जो ध्रुव है वो एक दूसरे क्षेत्र में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक स्थान से दूसरे स्थान में चेंज नहीं होंगे, जबकि जलवायु कटिबंध अपने स्थान में बने रहेंगे। फिर क्या बोला गया कि वेगनर बोला कि जो महाद्वीप है और जो आपका ध्रुव है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित होंगे, वो ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन जलवायु कटिबंध अपने स्थान में बने रहेंगे। शुरू में बोला कि जलवायु कटिबंध चेंज होगा और इन लोग चेंज नहीं होगा। अब बोल रहा है कि इन लोग चेंज होगा, जलवायु कटिबंध वही बना रहेगा, और इसका नाम जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन या फिर पोलर वेंडरिंग कहा गया। तो ये तो हाइपोथेटिकल बात बोल रहा है ना, कभी बोल रहा है चेंज होगा, कभी बोल रहा नहीं चेंज होगा। और इस प्रक्रिया को वेगनर जो है वो जलवायु कटिबंध स्थिरता परिकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना था, हाइपोथेटिकल बात था, कुछ भी कह के चला गया। आगे देख लीजिए, आगे इसमें कुछ बात भी बोला गया है कि जलवायु विज्ञान एवं भूभौतिकी विषय के तथ्यों के आधार पर जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना को स्वीकार करते हुए महाद्वीपों के स्थिरता परिकल्पना को वेगनर नकार देता है। तो फिर देख लीजिए, जलवायु विज्ञान और आपका जो भूभौतिकी विषय का जो भी फैक्ट, जो भी तथ्य था, उसके आधार पे जलवायु कटिबंधों का स्थिरता परिकल्पना को वो स्वीकार करता है और महाद्वीपों के स्थिरता परिकल्पना को वेगनर नकार देता है। मतलब कि जलवायु कटिबंध जो है वो आपका स्थिर रहेगा, जबकि महाद्वीपों के स्थिरता जो परिकल्पना है इसको वेगनर नकारते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है भैया, जलवायु जो कटिबंध है वो स्थिर रहेंगे, इनका जो परिकल्पना है वो सही है, लेकिन जो महाद्वीप और जो आपका ध्रुव का जो स्थिरता परिकल्पना है उसको वो नहीं मानते हैं। और वो क्यों नहीं मानते? तो जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी विषयों के तथ्यों के आधार पर ऐसा वो बोलते हैं। क्लियर? आगे देख लीजिए इसके आगे की बातें। तो बोला जा रहा है कि वेगनर के अनुसार जलवायु कटिबंध अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। क्या बोला वेगनर? कि वेगनर के अनुसार जो जलवायु कटिबंध है वो अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, वहीं महाद्वीप जो है वो एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में विस्थापित होते रहते हैं। तो बोला कि जलवायु कटिबंध जो है वो अपने स्थान पे बने हुए रहेंगे। क्लियर? लेकिन जो महाद्वीप है वो एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में विस्थापित होते रहते हैं, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। यही क्या है आपका महाद्वीपीय विस्थापन है
कि जलवायु कटिबंध अपने स्थान पे एक जलवायु क्षेत्र में बने हुए हैं, अपने स्थान पे जलवायु कटिबंध में बने हुए हैं। जलवायु कटिबंध जो है वो अपने स्थान पे स्थिर है, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन महाद्वीप जो है वो एक जलवायु कटिबंध से दूसरे जलवायु कटिबंध में विस्थापित हो रहा है, और इसी को ही महाद्वीपीय विस्थापन कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जलवायु कटिबंधों के स्थिरता परिकल्पनों पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है, वेगनर साहब का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, वो आपका जलवायु कटिबंधों के स्थिरता परिकल्पनाओं पर आधारित है। यानी कि बोला जा रहा है कि जलवायु कटिबंध जो है वो आपका स्थिर है, वो एक जगह से दूसरे जगह में जो है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में वो जो है वो गति नहीं कर रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है। जबकि ध्रुव जो है और जो आपका महाद्वीप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में, एक जलवायु कटिबंध से दूसरे जलवायु कटिबंध में विस्थापित हो रहे हैं, और यही आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो आपका पूरी तरीके से जलवायु कटिबंधों के स्थिरता परिकल्पनाओं पर ही आधारित था। क्लियर, ये बात आप याद रख लीजिएगा, एकदम आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये बातें तो आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का इंट्रोडक्शन देख लिए। फिर जो है वो हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का इंट्रोडक्शन देखने के बाद जो है वो हम लोग क्या देखें, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का हम लोग मान्यता देखें, यानी कि एजम्पशन। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है वो हम लोग परिकल्पनाएं देखें, यानी कि जो आपका हाइपोथेटिकल बातें हैं वो देखें, जिसमें हम लोग देखें पहला महाद्वीपीय स्थिरता की परिकल्पना, जिसको ध्रुवीय स्थिरता भी कहा जा रहा है, और दूसरा है जलवायु कटिबंधों की स्थिरता की परिकल्पना, जिसमें से ज़्यादा ध्यान जो है वो जलवायु कटिबंधों की स्थिरता की जो परिकल्पना है इसके ऊपर जो है वो दिया वेगनर साहब। और वेगनर साहब का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो पूरी तरीके से जलवायु कटिबंधों की स्थिरता परिकल्पना पर ही आधारित था। क्लियर, यहाँ तक जो बातें हैं आपको एकदम ध्यान में रखना होगा, इससे ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायी कारक या फिर बल, कि जो आपका ये बार बार हम बोल रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, मतलब कि जो भी महाद्वीप है वो विस्थापित हो रहे हैं, अपना जगह परिवर्तन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्या बल है, कौन कारण है जो इसको विस्थापित कर रहे हैं? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया के विखंडन के बाद महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो दो दिशाओं में हुआ। तो वेगनर साहब मानते हैं कि जब पेंजिया का विखंडन हुआ, कार्बोनिफेरस काल में विखंडन प्रारंभ हुआ और जुरासिक काल में ये दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड में। तो जब पेंजिया का विखंडन हो रहा था तो ये आपका महाद्वीपों का जो विस्थापन है ये आपका दो दिशा में हुआ। कितने दिशाओं में? तो आपका दो दिशा में हुआ। पहला है उत्तर की ओर या फिर विषुवत रेखा की ओर, और दूसरा है पश्चिम की ओर। मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे ये अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है, तो ये आपका ये विषुवत रेखा है, तो ये आपका विषुवत रेखा की ओर हुआ या फिर ये आपका उत्तर की ओर हुआ, और दूसरा जो है वो आपका पश्चिम की ओर हुआ। कुछ इधर गया, कुछ ऊपर गया, कुछ विषुवत रेखा की ओर गया। सिंपल सी बात है। तो महाद्वीपों का विस्थापन दो दिशाओं में हुआ, पहला है उत्तर की ओर या फिर विषुवत रेखा की ओर, और दूसरा है पश्चिम की ओर। समझिए इस बात को। अब देख लीजिए इसके आगे की चर्चा। तो महाद्वीपों का जो है वो उत्तर की ओर विस्थापन कैसे कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे का कारण देखेंगे, फिर आपका महाद्वीपों का पश्चिम की ओर जो विस्थापन हुआ उसको पढ़ेंगे, उसके पीछे का कारण देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्तर की ओर विस्थापन, इसी को जो है वो ध्रुवों की ओर विस्थापन भी कहा जा रहा है। क्लियर, क्या बोले हम? उत्तर की ओर विस्थापन या फिर इसी को ही विषुवत रेखा की ओर विस्थापन कहा जा रहा है। तो बोला जाता है कि पेंजिया के विखंडन के बाद कुछ महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो विषुवत रेखा की ओर हुआ था, जिसके लिए निम्नलिखित बल उत्तरदायी थे। तो जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो कुछ महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो उत्तर की ओर या फिर विषुवत रेखा की ओर हुआ, जिसके पीछे निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स,
दूसरा है आपका पृथ्वी का जो है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर इसी को ही पोल फ्लिंग फोर्स भी कहा जाता है, पोल फ्लिंग फोर्स भी कहा जाता है। और तीसरा है आपका उत्प्लावन बल यानी कि फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो उत्प्लावन बल यानी कि फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो देख लीजिए, जब महाद्वीपों का विखंडन हुआ, मतलब सॉरी पेंजा का विखंडन हुआ, तो इसके बाद महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो विषुवत रेखा की ओर या फिर उत्तर की ओर हुआ। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे, 3 तरह का कारण था। पहला कारण था गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, दूसरा कारण था आपका अपकेंद्रीय बल जिसको हम लोग पोल ऑफ फ्लिंग फोर्स कहते हैं या फिर इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और तीसरा है आपका उत्प्लावन बल यानी कि जो है वो आपका फोर्स ऑफ बायोन्सी। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण पृथ्वी का जो है, पृथ्वी मतलब ये पेंजिया का जो विस्थापन है वो इस विषुवत रेखा की ओर या फिर उत्तर दिशा में हुआ। कैसे कैसे हुआ वो देख लीजिए। तो बताया जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण में बताया जा रहा है कि इक्वेटर पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही कम लगता है, और पोल पे जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है बहुत ज़्यादा लगता है। इक्वेटर और पोल समझे। तो ये देख लीजिए, पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है विषुवत रेखा के द्वारा, जिसको 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे है 27 डिग्री उत्तर की ओर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 27 डिग्री नीचे की ओर, इसको बोलते हैं अब हम लोग मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर में है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे में 90 डिग्री उसको बोलते हैं दक्षिण में जो है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्लियर। तो बोला जा रहा है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपका विषुवत रेखा पे यानी कि 0 डिग्री पे बहुत ही कम लगता है, और ये जो है आपका पोल, या तो आप उत्तरी ध्रुव की बात कीजिए या फिर दक्षिणी ध्रुव की बात कीजिए, यहाँ पे जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा लगता है। कौन? तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर। अब देखिए, तो आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि अर्थ का जो सरफेस है ये बैलेंस है यानी कि संतुलन है, संतुलित है। सरफेस की बात कीजिएगा तो धरातलीय हम लोग एक तरह से देखते हैं, क्रस्ट की बात करते हैं, ये बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऊपर से नीचे की ओर लगा रहा है, और जो उत्प्लावन जो बल है जो है उत्प्लावन बल जो है वो मैग्मा के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है नीचे से ऊपर। तो हम लोग का जो है ना ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्रस्ट है, मतलब कि ये आपका जो है ना, मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है, भूपर पट्टी है। ये एकदम स्थिर क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर बल लगा रहा है, और वहीं हम लोग का पृथ्वी के भीतर में जो आपका मैग्मा है वो नीचे से ऊपर की ओर बल लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल यानी कि फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्लियर। इस कारण से हम लोग का जो है वो धरातल स्थिर है। ठीक है, क्लियर। अब आगे की चर्चा कीजिए। बताया जाता है कि पृथ्वी की परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो पृथ्वी की परिधि से केंद्र की ओर लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है। तो पृथ्वी की जो परिधि है, तो पृथ्वी की परिधि से केंद्र की ओर लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जा रहा है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये विषुवत रेखा पे बहुत कम होता है, और ध्रुवों पे यानी कि पोल पे बहुत ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। और वेगनर के अनुसार उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ध्रुवीय क्षेत्र सपाट रूप में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल आपका विषुवत रेखा पे बहुत कम लगेगा, ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा लगेगा, और इस कारण से जो है वो वैज्ञानिक के अनुसार जो है वो उच्च गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका लगा था ध्रुवीय क्षेत्र पे, ध्रुव पे आपका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगा था। इसके कारण क्या हुआ कि उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो आपका सपाट रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ध्रुव वाले जो रीजन है यहाँ पे कोई भी महाद्वीप कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको जो है वो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको जो है वो इक्वेटर की साइड भेज दिया गया। क्लियर। इस लाइन को याद रखिएगा। दूसरा है आपका अपकेंद्रीय बल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर इसी को बोला जाता है पोल फ्लिंग फोर्स। ये आपका देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। सो वेगनर के अनुसार पृथ्वी जो है वो एक पूर्ण गोलाभ नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पूरा ये गोल नहीं है, कुछ अंडा के जैसा है, ऐसा है कुछ। ठीक है। तो वेगनर साहब के अनुसार पृथ्वी जो है वो एक पूर्ण गोलाभ नहीं है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण बाहर यानी कि परिधि की ओर लगने वाला जो बल है इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो पहला बात कि पृथ्वी जो है वो पूर्ण गोलाभ नहीं यानी कि पूरा गोला नहीं है, ये अंडाकार शेप में है, और इस कारण क्या होता है
कि जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक है घूर्णन गति, एक है परिक्रमण गति। अपने अक्ष पे घूम रही है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। और ये जो घूर्णन गति करती है, इसके कारण बाहर की ओर यानी कि परिधि की ओर एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। अगर पृथ्वी पूरा गोल रहती तो ये अपकेंद्रीय बल नहीं लगता, लेकिन पृथ्वी जो है वो थोड़ा सा अंडाकार है, तो इससे जब ये बाहर घूमती है तो बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रीय बल। क्लियर? अपकेंद्रीय बल जो है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है। तो ये जो अपकेंद्रीय बल जो है वो विषुवत रेखा से यानी कि इक्वेटर से जब हम लोग पोल की तरफ जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, यानी कि विषुवत रेखा पे बहुत ज़्यादा लगेगा और ध्रुवों पे जो है वो आपका कम लगेगा। वहीं जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था वो विषुवत रेखा पे कम था और ध्रुवों पे ज़्यादा था, लेकिन जो आपका अपकेंद्रीय बल है वो विषुवत रेखा पे ज़्यादा और ध्रुवों पे कम है। क्लियर? क्या बोले कि अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है, और वेगनर के अनुसार विषुवत रेखीय उभार यानी कि इक्वेटोरियल ब्लज यानी कि उभार का निर्माण उच्च अपकेंद्रीय बल के कारण हुआ है। तो बताया जाता है कि वेगनर के अनुसार जो है विषुवत रेखीय उभार यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा उभार बना है। देखिए हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो ऐसा है पृथ्वी, तो ये जो है यहाँ पे विषुवत रेखा है। ये देख लीजिए ध्रुव जो है आपका थोड़ा सा यहाँ कितना कम परिधि बना रहा है, लेकिन जो है आपका विषुवत रेखा में इतना बड़ा परिधि बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखीय उभार यानी कि इक्वेटोरियल ब्लज। इसका जो निर्माण है वो आपका उच्च अपकेंद्रीय बल के कारण हुआ है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका ये घूम रहा है, पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है, तो इसके जो है आपका अपकेंद्रीय बल का निर्माण हो रहा है। क्लियर? तो ये आपको याद रख लेना है। तो अपकेंद्रीय बल जो है आपका जो है वो आपका विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे कम होता है। तो विषुवत रेखा पे जो है वो अपकेंद्रीय बल जो है बहुत ज़्यादा होगा और ध्रुवों पे जो है वो बहुत कम होगा, इसलिए ध्रुवों पे उभार कम होगा और विषुवत रेखा पे जो है विषुवत रेखीय उभार बहुत ज़्यादा होगा। ये आपका उच्च अपकेंद्रीय बल के कारण हुआ है। क्लियर? और ऐसे में अधिकांश जो महाद्वीप है इनका जो है विषुवत रेखा की ओर या फिर उत्तर की ओर जो है वो विस्थापन हुआ है। थर्ड देख लीजिए उत्प्लावन बल यानी कि आपका फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो बोला जाता है कि कोई भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई भी जो वस्तु है वो तैरता है, तो वो क्यों तो तैरता है, क्योंकि उत्प्लावन बल जो है वो काम कर रहा होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति तैर पाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है। तो बोला जाता है कि वेगनर के अनुसार सियाल जो है यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम जिसको हम लोग जो है वो क्रस्ट कह रहे हैं, वो तरल सीमा यानी कि SiMa सिलिका और मैग्नीशियम के ऊपर ये तैर रहा है। और तरल सीमा के द्वारा लगाए जाने वाले जो उत्प्लावन बल है, तो तरल सीमा के द्वारा जो है फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसी उत्प्लावन बल के कारण ही क्या है, पृथ्वी जो है वो आपका बैलेंस है। समझिए जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल वो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगाता है, नीचे की ओर खींचता है, और उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर जो है वो आपका फोर्स लगा रहा है, नीचे से ऊपर भेज रहा है। और ऐसे में जो है आपका धरातल ये क्या है, स्थिर बना हुआ है। सिंपल सी बात है। अगर उत्प्लावन बल नहीं लगेगा तो ये आपका नीचे की ओर धंस जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये आपका धकेल के ऊपर की ओर और भेज देगा। सिंपल। तो वेगनर के अनुसार जो आपका सियाल है, जो आपका क्रस्ट है, वो आपका तरल सीमा यानी कि लिक्विड जो है सीमा इसके ऊपर वो तैर रहा है, और तरल सीमा के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है जो आपका मैग्मा के रूप में है, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको जो है उत्प्लावन बल कहा जा रहा है। क्लियर? आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूजन देख लीजिए थोड़ा सा, क्या कंक्लूजन है सो तो बोला जा रहा है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन एवं महाद्वीपों का उत्तरवर्ती विषुवत रेखीय विस्थापन या फिर प्रवाह जो है वो उपरोक्त बलों के संयुक्त प्रभाव के कारण हुआ है। तो वेगनर के अनुसार जो पेंजिया का विखंडन हुआ है और साथ ही साथ जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों का उत्तरवर्ती यानी कि विषुवत रेखा की ओर विस्थापन ये जो हुआ है वो उपरोक्त बलों के कारण जो है वो संयुक्त प्रभाव से हुआ है। उपरोक्त बलों के कारण यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल और उत्प्लावन बल, इन सभी बलों के द्वारा संयुक्त प्रभाव से हुआ है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो महाद्वीपों का विषुवत रेखीय दिशा में प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल की विभिन्नता और अपकेंद्रीय बल यानी कि पोल फ्लिंग फोर्स के कारण जो है वो हुआ है। तो विषुवत रेखा की ओर विस्थापन के पीछे इन तीनों बल का जो है वो योगदान रहा है। ये लाइन आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाद्वीपों का
पश्चिम की ओर जो है प्रवाह। पहला बताया गया कि महाद्वीपों का उत्तर की ओर यानी कि विषुवत रेखा की ओर प्रवाह, और दूसरा बताया गया था महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह। ये क्या है क्या नहीं, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बोला जाता है कि पेंजिया के विखंडन के बाद कुछ महाद्वीपों का प्रवाह जो है वो पश्चिम की ओर हुआ, जैसे कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका। तो पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो कुछ कुछ महाद्वीपों का जो प्रवाह है वो आपका पश्चिम की ओर हुआ, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एकदम देखिएगा पूरा कट के पूरा अलग हो गया, सभी महाद्वीप एक तरफ है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एकदम दूर चला गया है पश्चिम की ओर, ठीक ना। और वेगनर के अनुसार इन महाद्वीपों का जो प्रवाह है वो सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल जो है इसके कारण हुआ है। तो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल, एक तरह से ये भी समझिए गुरुत्वाकर्षण बल ही है, इनके कारण जो है वो इन महाद्वीपों का विस्थापन जो है वो पश्चिम की ओर हुआ है। तो साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को देखिएगा, ये सभी अमेरिका सभी जो है वो कॉन्टिनेंट से एकदम सभी महाद्वीपों से एकदम अलग कटा हुआ है, अकेले है उधर पश्चिम की ओर। तो इसके पीछे वैज्ञानिक साहब बोले हैं कि इनका जो है पश्चिम की ओर प्रवाह जो है वो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ज्वारीय बल, जो कि एक तरह से आपका गुरुत्वाकर्षण बल का ही प्रकार है, इनके कारण जो है वो महाद्वीपों का पश्चिम की ओर क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। फिर क्या बोला गया है कि वेगनर के अनुसार एंडीज और जो आपका रॉकी पर्वत है इसका जो निर्माण है वो महाद्वीपों के पश्चिमी प्रवाह के कारण हुआ है। तो एंडीज और जो आपका रॉकी पर्वत है इनका भी जो निर्माण है वो आपका महाद्वीपों के पश्चिमी प्रवाह के कारण ही हुआ है। तो बोला जाता है कि वेगनर के अनुसार एंडीज एवं रॉकी पर्वतों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिम प्रवाह के दौरान तरल सीमा के द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर लगाए जाने वाले घर्षण बल के कारण हुआ है। तो देख लीजिए, जो आपका तरल सीमा है वो आपका उत्प्लावन बल लगा ही रहा है, और ये आपका जब ये पश्चिम की ओर जो है महाद्वीप एक तरह से मूव भी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पे आपका तरल सीमा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घर्षण बल लगाया जा रहा है, और उस घर्षण बल के द्वारा जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी भागों में एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत का निर्माण हो गया। तो उत्तरी अमेरिका में एंडीज पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण हो गया। तो एंडीज और रॉकी पर्वत दोनों जो है वो आपका महाद्वीपों का, इन दोनों महाद्वीप का, या तो आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कीजिए या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कीजिए, इसके पश्चिमी भाग में ही हुआ है। तो एक तो आपका ये पश्चिम की ओर प्रभाव, ये पश्चिम की ओर विस्थापित भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो तरल सीमा के द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर घर्षण बल के कारण जो है वो एंडीज और रॉकी पर्वतों का निर्माण हो गया। क्लियर, आगे देख लीजिए। दूसरे शब्दों में महाद्वीपों के पश्चिमी प्रवाह के दौरान तरल सीमा के द्वारा आरोपित घर्षण बल के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मोड़ यानी कि फोल्ड्स का निर्माण हुआ, जिसे एंडीज या फिर रॉकीज पर्वत कहा जा रहा है। तो या फिर इसको ऐसे समझिए आप कि दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है कि जो महाद्वीप है और जो जब आपका ये जो महाद्वीपों का उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इनका जो है वो आपका विस्थापन हो रहा था, इनका जो प्रवाह हो रहा था पश्चिम की ओर। तो ऐसे में तरल सीमा के द्वारा आरोपित किया गया, मतलब तरल सीमा के द्वारा घर्षण बल लगाया जा रहा था, और उस घर्षण बल के कारण महाद्वीपों का जो है पश्चिमी भाग यहाँ पे फोल्ड्स पड़ा यानी कि मोड़ पड़ गया, और इसी मोड़ के कारण जो है वो आपका रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये ओवरऑल जो सारा बात था यहाँ तक आपको बता दिया गया है। क्या बोला गया है कि जो भी वैज्ञानिक साहब की मान्यता थी वो भी हम लोग देख लिए हैं, जो भी वैज्ञानिक साहब का परिकल्पना था, हाइपोथेटिकल बात था, वो भी हम लोग देख चुके हैं, और जो भी महाद्वीपीय विस्थापन हेतु जो भी उत्तरदायी कारक था वो भी हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग जाने कि महाद्वीपीय विस्थापन जब हुआ तब ये दो दिशाओं में हुआ, एक आपका उत्तर की ओर जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण विषुवत रेखा की ओर, जिसके पीछे तीन कारण थे, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और उत्प्लावन बल, और दूसरा आपका महाद्वीपों का जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ, जिसके पीछे क्या कारण था, जिसके पीछे जो है सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल ये कारण काम किया, जो कि एक तरह से आपका गुरुत्वाकर्षण बल ही था। इसके अलावा जो है वो तरल सीमा के द्वारा आरोपित जो है घर्षण बल, इसके कारण भी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में फोल्ड्स यानी कि मोड़ पड़ा, जिससे आपका रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस लाइन को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं, और वो है कि महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में परिमाण। तो जो भी आपका महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ है इसके समर्थन में आखिर क्या परिमाण है, आप इसको कैसे प्रूव कीजिएगा, हाँ ये हुआ है कि नहीं हुआ है सो, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे, वो देख लीजिए क्या क्या है सो। बोला जा रहा है कि
वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को परिमाणित करने के लिए अनेक प्रकार के परिमाण प्रस्तुत किए गए, जो कि निम्नलिखित हैं। अब वेगनर साहब जो है वो अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए अलग अलग प्रमाण देते हैं। अगर हम लोग प्रमाणों की बात करें तो पहला है आपका भौगोलिक प्रमाण, और भौगोलिक प्रमाण को भी जो है 2-3 भागों में बांटा गया था। जैसे कि भौगोलिक प्रमाण में देखिए तो पहला है जिगसॉ फिट, जिसको हम लोग जक्स्टा फिट या फिर जिगसॉ पजल भी कहते हैं। तो पहला प्रमाण है कि जिगसॉ फिट, ये आपका भौगोलिक प्रमाण है। पहला जो है वो भौगोलिक प्रमाण है। भौगोलिक प्रमाण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है जिगसॉ फिट और दूसरा है भौगोलिक समरूपता एवं समानता का प्रमाण, और दूसरा है भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण। तीसरा है आपका पेलियो ओंटोलॉजिकल जो है वो प्रमाण। चौथा है, अगर हम लोग चौथा की बात करें तो वह है आपका पेलियो जियोलॉजिकल एविडेंसेस। पांचवा की बात करें तो पूरा जलवायवीय प्रमाण है, जो कि क्लाइमेटिक है। पांचवा की बात करें तो भूभौतिकी प्रमाण है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका प्रमाण वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना देख लेंगे, क्या आलोचना रहा सो। उसके बाद फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का महत्व देख लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन वाला जो सिद्धांत वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर और आएगा यहाँ पे, फिर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में जो भी परिमाण है इसको देखते हैं। तो जो भी परिमाण है या फिर जो भी प्रमाण है उसको देख लीजिए। पहला प्रमाण जो है वो आपका क्या है, तो वो है आपका भौगोलिक प्रमाण। तो ये रहा, पहला है भौगोलिक प्रमाण, ये रहा पहला भौगोलिक प्रमाण। और भौगोलिक प्रमाण को भी जो है हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है जिगसॉ फिट, इसी को ही जक्स्टा फिट भी कहते हैं, और इसी को ही जिगसॉ पजल भी कहते हैं। तो भौगोलिक प्रमाण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका जिगसॉ फिट और दूसरा है भौगोलिक समरूपता या फिर समानता का प्रमाण। जिगसॉ फिट में देख लीजिएगा, तो वेगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में समरूपता यानी कि सिमिलैरिटीज पाई जाती है। तो वेगनर साहब बोलते हैं कि जो आपका अटलांटिक महासागर है, इसके दोनों जो कोस्टल एरिया है, दोनों जो तट है, उसमें समरूपता पाई जा रही है, अर्थात दोनों तटों का जो है बनावट वो एक ही समान है। तो दोनों अटलांटिक महासागर का जो दोनों तट है, उन दोनों तटों में जो है वो आपका समरूपता पाई जा रही है, और इससे ये प्रूफ होता है कि दोनों तटों का जो बनावट है वो एक समान है, जिन्हें आपस में मिलाया जा सकता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर स्थित जो भूखंड है वो पहले एक ही भूखंड हुआ करते थे, और जिसे वेगनर ने पेंजिया कहा है। तो पहला बताया गया जिगसॉ फिट, तो बोला गया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट जो है, दोनों तटों में जो आपका है समरूपता मिल रहा है, जो है वो सिमिलैरिटीज पाई जा रही है, और दोनों तटों का जो बनावट है, संरचना है, वो एक ही जैसा है। और जब हम लोग दोनों तटों को आपस में मिला देंगे तो जो है दोनों में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। और इससे ये सिद्ध होता है कि अटलांटिक महासागर का जो दोनों तट था वो पहले एक ही भूखंड का भाग हुआ करता था, जिसको वेगनर जो है वो पेंजिया कहे हैं, क्लियर। दूसरा है भौगोलिक समरूपता या फिर समानता का जो है प्रमाण। तो बोला जा रहा है कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्र एवं जो पठारी क्षेत्र है ये समान है, एक जैसे हैं। तो अटलांटिक महासागर के दोनों साइड जो भी आपका पर्वतीय क्षेत्र या फिर पठारी क्षेत्र मिल रहा है वो एक ही जैसा है, एक समान है, एक समरूप है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ही पर्वतीय श्रृंखला के भाग देखने को मिलते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप 1-2 एग्जांपल डाल दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो अटलांटिक महासागर के दोनों ओर पाए जाने वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो पठारी क्षेत्र है और जो आपका पर्वतीय श्रृंखला है वो सभी एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो इससे भी प्रूफ होता है कि जो है महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है आपका भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण। पहला था आपका भौगोलिक प्रमाण और दूसरा है भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण। भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण देख लीजिए क्या है। तो बोला जाता है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले जो चट्टानों की जो संरचना है, बनावट है, वो एक समान है, एक समरूप है। तो अटलांटिक महासागर के दोनों ओर पाए जाने वाले जो चट्टान है, रॉक्स है, इनकी संरचना, इनकी बनावट, ये सभी एक समान, एक समरूप ही है। तथा इन चट्टानों की जो आयु है, आयु भी एक समान है, और इससे भी ये सिद्ध होता है कि महाद्वीपों का जो है वो विस्थापन हुआ है। तो ये देख लीजिए।
तीसरा देख लीजिए, तीसरा को हम लोग बोलते हैं पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस ये क्या है वो देख लीजिए। पेलियोंटोलॉजिकल क्या है वो देखिए। तो पेलियो बोटेनिकल और आपका पेलियो जूलॉजिकल। तो पेलियो बोटनिकल और पेलियो जूलॉजिकल, इन दोनों को मिला देते हैं तो पेलियोंटोलॉजिकल हो जाता है। अब देख लीजिए, ये एक आपका मैप बनाया गया है जिसमें आपका अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो देखिएगा कि जो जीव आपके साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं वो जीव आपके अफ्रीका में भी मिलेंगे। कुछ कुछ जीव जो है वो आपका अफ्रीका में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है और आपका अंटार्कटिका वाले रीजन में भी मिल रहा है। कुछ जीव ऐसे हैं जो आपका अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में सभी में मिल रहा है। देख लीजिए, कुछ जीव यहाँ से अमेरिका से अफ्रीका में मिल रहे हैं, कुछ जीव अफ्रीका से इंडिया और इंडिया से जो है वो अंटार्कटिका में मिल रहे हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे हैं। कुछ कुछ जीव जो है वो आपका साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका दोनों में मिल रहे हैं। तो ये दिखला रहा है ना कि भैया ये जो जीव जंतु मिल रहे हैं, इससे भी तो आपका पता चल रहा है ना कि पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहा है इससे आपका। तो ये माना जा रहा है कि ये जीव यहाँ मिल रहे, वो जीव वहाँ मिल रहे हैं। कहने मतलब सब एक था, फिर बाद में अलग अलग हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैसा कैसा जीव मिल रहा है, तो आपका कुछ कुछ मिल रहा है लिथोसेरस, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रियासिक लैंड रेप्टाइल। तो ट्रियासिक लैंड रेप्टाइल इसको बोलते हैं लिथोसेरस। फिर मिल रहा है आपका फॉसिल ऑफ दी फर्न ग्लासोप्टेरिस। तो कुछ कुछ जीवाश्म मिल रहा है फर्न ग्लासोप्टेरिस का। और फॉसिल रिमेन्स ऑफ आपका कायरियोगनेथस और ट्रियासिक लैंड रेप्टाइल। एक आपका कुछ कुछ जीवाश्म मिल रहा है आपका कायरोगनेथस का भी। तो कायरोगनेथस का भी जीवाश्म मिल रहा है। और कुछ कुछ जीवाश्म जो है वो आपका ट्रेस वाटर रेप्टाइल मेसोसोनस का भी मिल रहा है, जो कि आपका ब्राज़ील और अफ्रीका में देखा जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ये जो जीव है, कुछ जीव आपका अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, कुछ जीव आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, सभी में एक जैसा मिल रहा है। और टेरेंटोसोरस ये जो है वो अंगारा लैंड में खास करके मिलता था। ये आपका यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड इत्यादि में मिल रहा है टेरेनोसोरस। और ये जो मैप हम लोग बता रहे हैं आपका सारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो ये केवल जो है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका की बात कीजिएगा तो ये सभी आपका जो है वो अंगारा लैंड की, सॉरी गोंडवाना लैंड का ही सारा ये जो है वो पार्ट है। तो ये सभी जीव जंतु मिल रहे हैं, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो है गोंडवाना लैंड में सभी एक ही जैसे जीव जंतु मिल रहे हैं। कुछ जो साउथ अमेरिका में मिल रहे हैं वो आपका अफ्रीका में, इंडिया में सब मिल रहे हैं, एक जैसा ही मिल रहा है। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि आपका जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले था। अब इसका हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। और ये जो नाम बताए हैं, चाहे आप ट्रियासिक लैंड रेप्टाइल की बात कीजिए, फॉसिल ऑफ दी फर्न ग्लासोप्टेरिस की बात कीजिए, या फिर आप कायरोगनेथस की बात कीजिए, या फिर आप मतलब क्या रेप्टाइल मेसोसोनस की बात कीजिए, ये सभी आपको वर्ड याद करना पड़ेगा 4-5 ठो, तभी आपका जो है वो काम बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वो आपका पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, वो क्या है क्या नहीं है। सो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये मैप थोड़ा सा आप बना दीजिएगा और मैप में थोड़ा सा दर्शा दीजिएगा कि ये जो जीव जंतु यहाँ मिल रहे हैं वो वहाँ भी मिल रहे हैं, इस तरह करके। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए, फिर हम लोग इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो बताया जा रहा है कि गोंडवाना लैंड के सभी भागों में एक प्रकार के वनस्पति जीवाश्म का जो है वो पाया जाना महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करता है। तो गोंडवाना लैंड के सभी भागों में, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, सभी में एक प्रकार का वनस्पति जीवाश्म मिल रहा है। और इसी ये जो सिद्ध हो रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ है। जैसे कि आपका गैलिप्सोटेरिस फर्न का जो जीवाश्म है ये भी आपको देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि गैलिप्टोटोरिस जो है वो एक प्रकार का फर्न था जो कार्बोनिफेरस काल में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु के अंतर्गत संपूर्ण गोंडवाना लैंड में पाया जाता था, और जो कि पेंजिया के अस्तित्व को सिद्ध करता है। तो पूरे गोंडवाना लैंड में ये मिल रहा था आपका गैलिप्टोटोरिस, जो कि एक प्रकार का फर्न था जो उष्ण और आर्द्र जलवायु में रहता था कार्बोनिफेरस काल में। फिर देख लीजिए संपूर्ण गोंडवाना लैंड में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पेनिनसुलर इंडिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में गोंडवाना कोयला का
पाया जाना ये भी सिद्ध करता है कि कार्बोनिफेरस काल में जो है वो पेंजिया का अस्तित्व सिद्ध करता है। इसके अलावा देख लीजिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जो साइबेरिया के जो क्षेत्र है यहाँ पे एंथ्रासाइट कोयले का पाया जाना ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में जो है वो उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों से जो है वो आपका ठंडे क्षेत्रों की ओर हुआ है। तो देख लीजिए भारत में भी एंथ्रासाइट कोयला मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में भी एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। भारत में जो जीव जंतु मिलते हैं वो सारा अधिकांश उसी जैसा जो है वहाँ पे मिलते हैं, बाद में अभी चेंज हो गया है। भारत में जैसा चट्टान मिलता है वैसा चट्टान सेम टू सेम वो उसी टाइम का, उसी एज का और उसी संरचना, उसी बनावट, वैसे ही समरूपता, वैसे ही एकरूपता आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ये भी सिद्ध होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है पहले भारत के साथ लगा हुआ था, बाद में ये पहले आपका उष्ण और आर्द्र क्लाइमेट में था, बाद में ये जाकर उधर ठंडे इलाकों में चला गया। तो ये सभी जो है वो आपका पेलियोबोटेनिकल एविडेंसेस है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो कोयला वाला भी एग्जाम्पल दीजिएगा जो है, ये सभी को दीजिएगा। इसके अलावा जो है वो आपका अलग अलग जीवों का बात कीजिएगा, चाहे आप जो है वो गैलिप्टोटोरिस जीव की बात कर लीजिए या फिर जो है वो आप अलग अलग जीवों की बात कर लीजिएगा। तो उन जीवों के माध्यम से भी आप बतलाइएगा कि जो है वो पहले महाद्वीप जो है वो आपके एक हुआ करते थे, बाद में महाद्वीपों का जो है वो विस्थापन हुआ है। तो ये प्रमाण भी आप दे दीजिएगा, तो इससे भी जो है वो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसको भी याद रख लीजिएगा। देख लीजिए एक जो पॉइंट याद कर लीजिएगा, और वो पॉइंट ये है कि जो है मेसोजोइक जो काल है, तो मेसोजोइक काल में सरीसृपों का काल था। इसमें भारत के मतलब ये पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे सांप देखने को मिलते थे मेसोजोइक काल में। और मेसोजोइक काल को जो है वो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस काल में बांटा जाता है। और देखो मेसोजोइक काल जो है उसको ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस में बांटा जाता है। तो मेसोजोइक जो है वो आपका यहाँ पे सरीसृपों का काल था। ट्रियासिक में आपका गिरगिट जैसा मिलते हैं यहाँ पे संरचना, जुरासिक में आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में सरीसृप मिलते हैं, और क्रीटेशियस काल में भी आपका बड़े बड़े आकार के सांप देखने को मिलते हैं। तो बड़े बड़े एनाकोंडा वगैरह सांप की बात करते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा मिलता था सांप, लेकिन वो पहले मिलता था मेसोजोइक काल में मिलता था। और ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस ये तीनों काल में जो है वो आपका सरीसृपों यहाँ पे उसका जो है बहुलता पाया जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में जो प्रमाण है, ये प्रमाण की बात करें जिसमें हम लोग भौगोलिक प्रमाण, जिसमें हम लोग G100 फीट और भौगोलिक समरूपता और समानता का प्रमाण देखे। इसके अलावा भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाण देख रहे थे दूसरा, और तीसरा हम लोग पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखे और इसको हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोग 3 और पढ़ेंगे, पेलियोजोलॉजिकल एविडेंसेस वो कल पढ़ेंगे, पूरा जलवायु प्रमाण ये हम लोग कल पढ़ेंगे, और भूभौतिकी प्रमाण भी हम लोग जो है वो आपका कल के क्लास में ही देख लेंगे। और उसके बाद जो है वो आपका कल इसको देखने के बाद हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना पढ़ेंगे। फिर हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है वो आपका क्या पढ़ेंगे, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का महत्व देख लेंगे। और उस महत्व को देखने के बाद जो है वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कल के क्लास ज़्यादा बड़ा होगा भी नहीं, थोड़ा सा छोटा क्लास होगा। और इसमें जो है वो आने वाली 2 क्लास में हम लोग का क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कंप्लीट, मतलब 2 क्लास में कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी कंप्लीट, आज की क्लास में और आपके कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, शब्दों को समझिएगा, अर्थ समझिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।